अमेरिका में नेशनैलिटी का चक्कर या फिर वजह कुछ और? कराची के नदाल अहमद मेमन ने किस लालच में लड़की को फंसाया? कहानी कहां से शुरू हुई, अंजाम क्या होगा? नया ट्विस्ट सामने आ गया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। अमेरिकी खातून और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत की कहानी जुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई? अमेरिकी खातून पाकिस्तान कैसे पहुंची? उसने नदाल मेमन को अपनी मोहब्बत के जाल में कैसे फंसाया? और इस कहानी का अंजाम क्या होगा? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं। ग्रीन कार्ड हासिल करने के शौक में मुब्तला कराची के नदाल अहमद मेमन ने सोशल मीडिया पर किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू की जिससे शादी करके वो अमेरिका पहुंच सके। कई महीनों की कोशिश के बाद नदाल अहमद मेमन की ख्वाहिश पूरी हुई और उसे ओनेजा की शक्ल में एक 19 साला लड़की मिल गई जो उसके लिए अमेरिका पहुंचने में अहम किरदार अदा कर सकती थी। सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई, दोनों तरफ से मोहब्बत का इजहार हुआ और फिर बात शादी तक जा पहुंची। अब सवाल ये था कि शादी कैसे हो। इस मकसद के लिए नदाल ने ओनेजा को पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे ओनेजा ने कबूल कर लिया और यूं कई महीनों से जारी इस मोहब्बत की दास्तान शादी में तब्दील होने का वक्त आ गया। परवाज का शेड्यूल तय हुआ, ओनेजा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी और आखिरकार कराची एयरपोर्ट पर उतर गई। नदाल को ओनेजा का शिद्दत से इंतजार था और वो उसके इस्तकबाल के लिए लाउंज में मौजूद था, लेकिन 19 साला ओनेजा का कहीं पता न चल सका। इंतजार तवील हुआ तो नदाल की बेचैनी और बढ़ गई। अचानक एक उधेड़ उम्र खातून नदाल के पास आई और उसे गले लगाने की कोशिश की तो नदाल मेमन परेशान होकर पीछे हट गया। जब खातून ने अपना तारुफ करवाया ओनेजा के नाम से तो नदाल हक्का बक्का रह गया। नदाल मेमन को तो 19 साला लड़की की तलाश थी जिसके साथ वो सोशल मीडिया पर मोहब्बत के वादे कर चुका था, लेकिन ये तो 33 साला खातून थी जो किसी और की तस्वीर दिखाकर या फिल्टर लगाकर बात करती थी। यानी नदाल अहमद मेमन के साथ धोखा हो चुका था। बहरहाल नदाल ना चाहते हुए भी ओनेजा को अपने घर ले आया, लेकिन नदाल के घर वालों ने ओनेजा से शादी करने से इनकार कर दिया। नदाल के घर वालों ने न सिर्फ शादी कराने से इनकार किया बल्कि नदाल को लेकर कहीं रूपोश हो गए। जब खातून को मालूम हुआ कि नदाल उसे धोखा देकर घर से फरार हो गया तो ओनेजा ने नौजवान के घर पहुंचकर रिहायशी इमारत में डेरे डाल लिए। ओनेजा की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई जिनमें अमेरिकी खातून ने हुकूमत पाकिस्तान से हर हफ्ते हजारों डॉलर्स का मुतालबा करने के साथ रिहाइश और दीगर चीजों का भी मुतालबा किया। खातून ने शर्त आयद की कि अगर हुकूमत उन्हें पैसे देती है तो वो अमेरिका वापस चली जाएगी। अमेरिकी खातून ने जिना अस्पताल में सबको टिकटॉक पर लगा दिया। अमेरिकी खातून की डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो किसने वायरल की, हैरान कुन तफसीलात। कराची के जिना अस्पताल में मौजूद अमेरिकी खातून ओनेजा एंड्रयू ने सबको टिकटॉक पर लगा दिया है। पुलिस एहलकार हो या वार्ड बॉय, जो भी ओनेजा के पास गया उसकी हरकतों और टिकटॉक का हिस्सा बन गया। लेकिन अब जिना अस्पताल कराची में पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत में अमेरिका से आई खातून की अस्पताल में डांस की वीडियो वायरल हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वीडियो को किसने वायरल किया है? निजी टीवी चैनल के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि कराची पुलिस ने ही अमेरिकी खातून का इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बना दिया है। जी हाँ, जिना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में अमेरिकी खातून ने डांस किया और कराची पुलिस ने अमेरिकी खातून के डांस की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस एहलकार ने अमेरिकी खातून की वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर दी और अमेरिकी खातून के डांस की वीडियो पर बाहर ममालिक के अफराद के कमेंट्स से खातून का मजाक बनने लगा। आपको बताते चलें कि जिना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में दाखिल अमेरिकी खातून के नफ्सियाती मरीजा होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि मरीजा को दीगर तिब्बी मसाइल का भी सामना है। खातून कभी अमेरिका वापस जाने की जिद करती हैं तो कभी पाकिस्तान में ही रहने की बात करती हैं। मैं इमरान खान से मिलने आ रही हूँ, खाना भी लाऊंगी। राखी सावंत के नए बयान ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। भारतीय अदाकारा और रक्कासा राखी सावंत इन दिनों पाकिस्तान में आने और शादी करने के हवाले से खबरों में है और अब उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी हैरान कुन बयान दिया है। एक डिजिटल मीडिया चैनल से इंटरव्यू में राखी सावंत ने बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से बात करते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जल्दी जेल से बाहर आएं, अब आपकी खिदमत करें और वजीर आजम बन जाएं, क्योंकि आप सच्चे खिलाड़ी थे और अच्छे इंसान हैं। राखी सावंत ने कहा कि अगर अवाम नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि इमरान खान जल्द अज जल्द जेल से छूट जाएं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
راکھی ساونت نے عمران خان سے کہا کہ وہ ان سے جیل میں ملنے آ رہی ہیں اور ان کے لیے کھانا بھی لائیں گی۔ انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ کیا کھانا پسند کریں۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 اضافی ججز کی منظوری دے دی گئی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے حسن نواز مخدوم، ملک وقار، حیدر اوان، سردار اکبر علی کے نام منظور، ملک جاوید اقبال وینس، سید احسن رضا کاظمی، محمد جواد ظفر کے نام منظور، خالد اسحاق، ملک محمد اویس خالد، چودھری سلطان محمود کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے ناموں کی منظوری دی۔ بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات، مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چین پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جدید ترقیاتی راہداری بنائی جائے گی۔ دونوں ممالک کا تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ چین اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ صحت، توانائی، سماجی اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا۔ امریکہ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمارے پاس ناقابل یقین ورثہ ہے۔ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے ٹکرانے پر حیران ہوا۔ معاملات کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے خطاب۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل۔ ٹرمپ انتظامیہ وضاحت پر مجبور۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ غزہ کی تعمیر نو کے دوران مقامی افراد کو کہیں اور جا کر رہنا ہوگا۔ یہ ایک منفرد پیشکش ہے، اس پر سوچنا چاہیے، یہ کوئی دشمن قدم نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں فوج تعینات کر دی جائے گی۔ پتن ارتھس کولیشن نے عام انتخابات کے لیے 1 سال مکمل ہونے پر رپورٹ جاری کر دی۔ عام انتخابات میں دھاندلی، آئین کو مسخ کرنا، عدلیہ کو محکوم بنانے سے لگتا ہے کہ ملک میں آمریت زور پکڑ رہی ہے۔ میڈیا، صحافیوں اور سوشل میڈیا اور سیاسی کارکنوں کی ہراسانی اور اغوا سے بھی ایسا لگتا ہے۔ الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ ایسا عمل اپنی نااہلی یا انتخابی دھاندلی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے۔ الیکشن کمیشن، نگران انتظامیہ اور پی ڈی ایم حکومت نے موجودہ حکمران اتحاد کو جیت کو یقینی بنایا۔ الیکشن کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کا وعدہ پورا کریں۔ 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہر سال یوم سیاہ منائیں گے۔ عوام پاکستان اور جمہوریت کے لیے احتجاج ریکارڈ کرائیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ثوابی جلسے کے حوالے سے پیغام۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو چکی۔ اپوزیشن لیڈر کے رابطوں کے باوجود کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن ایک اہم آئینی ادارہ ہے جس کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے الفاظ تک استعمال ہوئے۔ عدلیہ نے بارہا الیکشن کمیشن کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ تاریخ میں ایسا گھناؤنا کردار کسی الیکشن کمیشن نے نہیں نبھایا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی موجود تھے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ اینٹی کرپشن عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی برریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 28 جنوری کو مقدمے کے مدعی ذوالفقار علی نے ریفرنس سے اظہار لا تعلقی کیا۔
एंटी करप्शन अदालत ने केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया। 18 फरवरी 2019 को नैब ने केस में रेफरेंस दायर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिकन कांग्रेस के अरकान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2008 में बीबी शहीद ने ब्रेकफास्ट में शिरकत करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन 27 दिसंबर को शहीद हो जाने की वजह से शिरकत न कर सकी। ब्रेकफास्ट पर अमेरिकी सदर समेत दुनिया भर के सियासतदान और ताकतवर शख्सियात की मुलाकात होती है। तर्जमान दफ्तर खारिजा की न्यूज ब्रीफिंग कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलिन तरजीह है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। आलमी बरादरी को गजा में जारी मज़ालिम पर खामोशी तोड़नी होगी। पाकिस्तान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, गजा के अवाम की मुंतकिली नामुनसिफाना और तशवीशनाक है। हमें मुआशी मैदान में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को ज़म किया जा रहा है। मुआशी मैदान में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मुल्क की मईशत के लिए अहम चैलेंजेस हैं। मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इंसाफ वक्त की ज़रूरत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जो इंडस सिस्टम को मुतासर कर रहे हैं। मुआयने का वक्त गुजर गया, हमें क्लाइमेट साइंस समझनी होगी। माहौलियाती इंसाफ के लिए फौरी इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। जो आलूगी फैला रहे हैं वो हमारी हुदूद से बाहर है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुताल्लिक़ बिल मंजूर किए। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय शदीद मुतासर होगी। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहते हैं सूबे की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान का सूरत हाल सूबाई मसला है। अली बिन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह के अहलियत का यकसा मुकर्रर मेयार। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद को बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया। मरियम नवाज की स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए तलबा खुसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के खत लिखने से जाली हुकूमत के जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। एक खत ने जाली हुकूमत के होश उड़ा दिए। पता नहीं बानी पीटीआई के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत को तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब देना होगा।
اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو نظریہ آتش کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہزاروں مظاہرین کے جتھوں نے مل کر گھر کو آگ لگائی۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے تقریر کی تو ان کے آبائی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ شیخ حسینہ باز نہ آئیں اور تقریر کی، جس کی بنا پر مظاہرین نے گھر جلا دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے آگ لگائی اور پھر کرین کی مدد سے گھر کو گرا دیا۔ سابق حکومت نے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔